हेलो फ्रेंड्स, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम डायलेशन के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान से टाइम डायलेशन को समझना है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या मतलब क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं टाइम डायलेशन के ऊपर, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आगे हम एनर्जी मास इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक तो जो आपने फिजिक्स पढ़ी है वो सारी न्यूटन और मैक्सवेल्स की इक्वेशन के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन अब आगे जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें मोस्टली मॉडर्न फिजिक्स नाम है उसका। उसके बाद आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उसमें एटम से डील करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलते जाएंगे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो काम नहीं करते हैं। उनको आप क्लासिकली ऑब्जेक्ट के लिए तो ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल हैं उसका बिहेवियर मैक्रोस्कोपिक के बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आइंस्टीन की जो थ्योरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हेल्प से आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। टिल नाउ बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो उन सब का जो स्पीड है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि आपको ये तो बता दिया था कि हाईएस्ट जो स्पीड है किसी भी पार्टिकल की वो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी c के इक्वल होती है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी किसी की नहीं होती है। हालांकि एक पार्टिकल टैक्यून है जो डिस्कवर हो चुका है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा है, लेकिन हम अभी उस पर बहुत सारी डिस्कवरी ही चल रही है तो हम उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक की जितनी भी मैक्सिमम स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, तो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत कम मास के होते हैं, उनकी स्पीड कंपैरेबल टू लाइट हो जाती है। तो वहाँ पे आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ करनी होती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे बेस्ड। ठीक है, वो आपने पढ़ चुके हैं, मैंने 4 लेक्चर उसके बनाए थे, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दूर किया गया। और अगर लो स्पीड पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज़ करते हैं इट टर्न्स इनटू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसको आप हायर स्पीड पे भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन है लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन, आप लो वेलोसिटी पे भी यूज कर सकते हैं और हाई वेलोसिटी पे भी यूज कर सकते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर है। हमें इस टॉपिक में टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन टाइम एंड स्पेस वॉज एब्सोल्यूट। ठीक है, यूनिवर्स में फिर उसके बाद रिलेटिविटी के जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो ये पता चल गया कि रिलेटिव मोशन जब होता है तो स्पेस एब्सोल्यूट नहीं होता है। बाद में आइंस्टीन ने ये भी प्रूव किया कि टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आइंस्टीन के बारे में बात करते हैं। आइंस्टीन ने जो भी प्रैक्टिकल किए वो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म नहीं किए, वो थिंक करते थे। ठीक है, वो एक गुड थिंकर थे, तो वो कुछ थॉट क्रिएट करते थे कि अगर ऐसा हो तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में भी उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट दिए जो कि उस टाइम के लोगों के लिए एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो सारे थॉट एक्सपेरिमेंट थे वो उन सब पार्टिकल्स के लिए थे जो कि इस लाइट की स्पीड से चल सकते हो। 1905 में ये थ्योरी ली गई थी। तो उस टाइम पे जितने भी पार्टिकल हैं सब पे मास थे, क्लासिकल पार्टिकल थे, उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए कंसीडर किया गया कि अगर किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड की इक्वल हो जाए तो हम ये कर सकते हैं। तब टाइम डायलेशन होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, मास इंक्रीज हो जाता है उस पार्टिकल का। तो ये सब हम इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें उस टाइम के लोग उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में मॉडर्न फिजिक्स जब इंट्रोड्यूस हुई 1920 में इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी एक्सेप्ट किया गया और मॉडर्न फिजिक्स को इसके बेस पे समझाया गया। यानी एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल पे जाके इनकी थ्योरी के बिना आप कोई भी चीज़ समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। न्यूटन के लॉ वहाँ पे समझा नहीं पाते हैं उनके बिहेवियर को। ओके, तो अभी इस चीज़ को भी हम इसमें देखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे लेक्चर सीरीज पूरी होती चली जाएगी तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमें साइमल्टेनियस का मतलब समझना है फ्रेंड्स। साइमल्टेनियस
वैसे कुछ लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है। तो देखिए सबसे पहले हमें इवेंट कंसीडर करनी है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहले तो हमें इवेंट कंसीडर करनी है। सिंपल टाइम मेजर नहीं करना है कि अच्छा 5 बज रहे हैं तो ठीक है, तुम्हारी घड़ी में भी 5 बज रहे हैं, लेकिन अगर इवेंट के बीच का टाइम आप नोट करते हो, जैसे ये तो आपकी जो घड़ियाँ होती हैं या तो घुमाने वाली होती थी पहले, तो वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती थी कि वो 24 घंटे में वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता था। आप जितना ट्विस्ट करते थे उस तार को तो 24 आवर में वो वापस घूम के उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता था और वो घड़ी की सुई घूमती रहती थी, ठीक है। और धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ बनने लगी। अब हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तो 2 स्ट्रॉन्ग पॉस्टुलेट हैं। कौन से? कि एक तो हर इनर्शियल फ्रेम में लॉ ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे, तो हमें सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ही कंसीडर करने हैं। इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो कि आइंस्टाइन ने इस थ्योरी की बात दी थी 1910 में। तो हमें जब भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, जब भी मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डील करूंगी तो हमेशा इनर्शियल फ्रेम के बारे में ही बात करूंगी, तभी लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे हर फ्रेम में। सेकेंडली कि जब भी मैं बात करूंगी इवेंट के बारे में, टाइम के बारे में, दैट इज इवेंट हो रही है। इवेंट हमेशा पोजीशन भी स्पेसिफाई करना होता है और टाइम को भी स्पेसिफाई करना होता है, उसको हम इवेंट कहते हैं। तो हमें साइमल्टेनियस का अगर मतलब समझना है, हमारे पास 2 इवेंट हैं E1 एंड E2 और ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे हो रही हैं और ये टाइम T1 में हो रही है, ये टाइम T2 में हो रही है, ठीक है। तो अगर ये एक साथ हों यानी डेल्टा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो रही है, यानी दोनों एक साथ हो रही है। अब 2 इवेंट आपने एक साथ की, 5 बजे आपने पटाखे फोड़े, 2 अलग अलग जगह पे 2 लोगों ने अपनी घड़ी से मिला के 5 बजे पटाखे छोड़े, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जर्वर को कैसा दिखाई देता है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, C is constant in any frame of reference in वैक्यूम। ये तो ध्यान रखना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है वैक्यूम में और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कांस्टेंट स्पीड से ही फ्लो करती है। अब हमने इवेंट यहाँ पे लाइट मान लिया, एक बल्ब जलाया और एक बल्ब यहाँ पे जलाया और ये डिस्टेंस फ्रेंड बहुत ज़्यादा है। ये केवल एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि आइंस्टीन ने सोचा था और ये बताया था कि जो साइमल्टेनिटी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है। हर ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनिटी डिफरेंट हो सकती है, यानी कोई इवेंट अगर साइमल्टेनियस अपीयर हो रही है एक ऑब्जर्वर के लिए तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है वो साइमल्टेनियसली अकर ना हो रही हो। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक बल्ब ग्लो हुआ और यहाँ पे एक बल्ब ग्लो हो रहा है और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। तो मान लिया उस ऑब्जर्वर को A मान लिया और ये बिल्कुल सेंटर में है इसके, ये डिस्टेंस L है, यहाँ पे इवेंट हो रही है, यहाँ पे इवेंट हो रही है और एकदम सेंटर में ऑब्जर्वर A है। तो आप देखिए दोनों बल्ब जब ग्लो करेंगे तो लाइट क्या है, सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड ऑफ लाइट सेम है। दैट मीन्स कि यहाँ से A तक आने में टाइम जो लगा और यहाँ से A तक आने में जो टाइम लगा वो सेम लगेगा। तो A को अपीयर होगा, अगर वो रेस्ट में है तो उसको अपीयर होगा, ठीक है। बल्ब दोनों सेम टाइम पे ग्लो हुए हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वर B की बात करें, ये v वेलोसिटी से इस 2 बल्ब 2 की तरफ चल रहा है, B ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से 2 की तरफ चल रहा है। तो अगर ये लाइट ग्लो कर रही है और इसकी स्पीड c है और आप ध्यान ही रखना है कि जो v है वो कंपैरेबल टू c होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑब्जर्व होगा। हालांकि जब आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी तब इतनी स्पीड से कुछ नहीं चल सकता था, क्लासिकल ऑब्जेक्ट नहीं चल सकती थी। और फिर मैंने आपको बताया इट इज ओनली थॉट एक्सपेरिमेंट, ओके, एंड बेस्ड ऑन आइंस्टीन के 2 पॉस्टुलेट। तो ये सेकंड पॉस्टुलेट की बात करें जिसमें C सेम रहेगा। तो देखिए अगर स्पीड ऑफ लाइट
सेम है तो देखिए यहाँ से यहाँ जब आया तो सेम टाइम में आया, लेकिन अगर v स्पीड से ये b ऑब्जर्वर 2 की तरफ चल रहा है तो आप देखिए ये वाली डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी और ये डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो लाइट है 1 बल्ब से b तक थोड़ा देर में पहुंचेगी, क्योंकि ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो इस लाइट को ट्रेवल करने के लिए इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, इतनी यहाँ पे आ गया मान लिया, और इसको यहाँ तक B तक पहुँचने के लिए इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। तो B को ये लगेगा कि ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो रही हैं, एक साथ नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि हमने ये बताया कि अगर दो इवेंट किसी ऑब्जर्वर को लग रहा है कि साइमल्टेनियसली हो रही है, जैसे A ऑब्जर्वर को लग रहा था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि B ऑब्जर्वर को भी लगे कि वो साइमल्टेनियसली हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो मूविंग फ्रेम में है। तो देखिए, अगर इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करें तो एक फ्रेम तो आपका रेस्ट में है और दूसरा फ्रेम मूव कर रहा है, तो लेकिन दोनों ही इनर्शियल है। इनर्शियल फ्रेम की अगर कॉन्सेप्ट को अगर आपने ध्यान से समझाओ, पहले भी समझाया था कि अगर v इज इक्वल टू 0 है या v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो दोनों ही फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होंगे। अगर आपका ये फ्रेम है, केवल एक की बात कर रहे हैं और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं, कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, हम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमें कंपेयर करना ही पड़ेगा। हम कहेंगे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यानी किसी के रेस्पेक्ट में ही तो मूव कर रहा होगा ना फ्रेंड्स। दैट मीन्स कि अगर आपने कहा कि ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो इसके रेस्पेक्ट में वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अदरवाइज यू कैन नॉट से कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमेशा अगर आपको बताना है कि कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो आपको किसी के रेस्पेक्ट में उसको जज करना पड़ेगा कि v कांस्टेंट वेलोसिटी से या a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही कंडीशन है ना, हर किसी के साथ कनेक्टेड है। अदरवाइज सिंगल भी लें, ये मूव कर रहा है या रुका रहा है, कोई लेना देना नहीं है, वो एक इनर्शियल फ्रेम ही है। ठीक है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसे भी हमने जज किया है किसी रेस्ट वाले फ्रेम से, और हमने ये कहा है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, कि दैट इज दिस इज नॉन इनर्शियल रेफरेंसेस, क्योंकि वी आर जजिंग इट विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्योंकि रेस्ट में है। तो जब हम किसी एक रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे मान लिया हम खड़े हैं या हम ये रूम एकदम से एक ही जगह पे है, रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को देख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि वो मोशन में है। अदरवाइज कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, हम बता रहे हैं अगर अपनी लैंग्वेज में, तो इसका मतलब हमने अपने रेस्पेक्ट में इसको जज किया है कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी इनर्शियल फ्रेम में है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये v इसके रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अभी हम इसकी नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है और एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो ये तो मान लीजिए ट्रेन के अंदर है, यू कैन कंसिडर इट इन ट्रेन, ठीक है, तो ये चल नहीं रहा है, ये रेस्ट में है, तो ये मान सकता है कि ये जो रेस्ट वाला अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में खड़ा हुआ है, ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसे हम मान लें कि ये अपने आप को देखेगा कि मैं तो हिल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो रेस्ट में हूँ। लेकिन ये जो रेस्ट वाला है, रेस्ट वाला मतलब जो ये रुका हुआ था, उस ये ऑब्जर्वर देखेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे कि हम ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन में हम बैठे होते हैं आराम से, अगर ट्रेन बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है तो हम आसानी से चल भी लेते हैं, हमें कोई झटका नहीं लगता है। और अगर हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें चीज़ें मूव करती हुई लगती है, ठीक है ना, ऑब्जर्व होती है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट में मानते हैं और हमारे रेस्पेक्ट में दूसरी चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो कोई भी रेफरेंस फ्रेम आप रेस्ट में ले सकते हो और किसी को भी डायरेक्शन में, अब वो डिपेंड करता है कि आप इस डायरेक्शन में हैं और आपको इसको रेस्ट में लेना है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए लेना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको ना एक्चुअली क्या करना होगा कि इस कॉन्सेप्ट को बार बार लगाना भी पड़ेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, इसलिए मैंने इतना डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो समझ में आ गया कि जो साइमल्टेनिटी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, हर ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट होती है। अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में। इसमें भी हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेंगे जो कि आइंस्टाइन ने थॉट किया एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने ये बोला कि अगर मान लिया, देखिए थॉट एक्सपेरिमेंट,
जिससे आपको बार बार नाम बताना पड़े कि ये थॉट एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें लेंगे हम ऐसे लेंगे कि जो हम केवल सोच सकते हैं। एक स्पेसशिप लिया, मान लिया, ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और v कंपैरेबल टू c है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म नहीं हो सकता। अब हमने कहा कि ये एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इस स्पेसशिप में, तो यानी कि स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट रेस्ट में है, ठीक है ना, ये रेस्ट में है। और इसने अपनी जो क्लॉक है वो ऐसी क्लॉक ना लेके एक इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक को डिज़ाइन किया है। उसने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, तो उन्होंने दो मिरर M1 और M2 लिए और यहाँ से लाइट ग्लो की। जब लाइट मिरर M2 पे पड़ी और वापस आई तो उसने मान लिया ये दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो 2d डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ से यहाँ आने में मान लो डेल्टा t नॉट टाइम लगा। और ये चीज़ इसने एक पेपर पे नोट की, तो ऐसे टिक 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 इस तरह से आए। तो इनके बीच का जो इंटरवल हो गया वो टाइम हो गया दोनों का। तो उस टाइम को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अभी इसका नाम नहीं कुछ बताएंगे। तो ये टाइम है जो ये नोट कर रहा है एक पेपर पे, ओके मुझे इतना टाइम लगा है, वो रेगुलरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपने टाइम को मेजर कर रहा है। तो ये टी नॉट, ये कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लाइट ग्लो की है ना आपने, तो स्पीड ऑफ लाइट लेनी है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितनी है 2d, गया और आया तब एक टिक हुई, गया एंड आया तब दूसरी टिक हुई, तब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो टाइम हुआ। तो ये 2d डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ा। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है फ्रेंड्स, ओके, ये भी इसके टाइम को नोट कर रहा है। अगेन थॉट एक्सपेरिमेंट है, नहीं देख सकता क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये देख रहा है क्योंकि हम थॉट कर रहे हैं। तो इसने कहा ये v वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं जा रहा। रॉकेट तो आप कहेंगे ऐसे जाएगा मैम, ये तो आपने ऐसे बना दिया। हमें ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको हॉरिजॉन्टल लेना है। अगर हॉरिजॉन्टल लेंगे तभी देख पाएंगे। अभी इसका भी कॉन्सेप्ट आपको आगे पता चलेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन 0 होती है, क्योंकि उसका वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो ये ऑब्जर्वर 2 है जो कि लैब में बैठा हुआ है, वो इसको देखता है स्पेसशिप वाले ऑब्जर्वर को। देन ये क्या फाइंड करता है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि ये v वेलोसिटी से स्पेसशिप जा रहा है, तो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मिरर यहाँ पे है। लाइट चलनी शुरू हुई तब तक मिरर M2 की पोजीशन ये हो गई है, समझे आप। ये भी भले नीचे आ चुका है, लेकिन उसको ये v के साथ ये धीरे 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 धीरे, तो लाइट ऐसे पाथ लेगी, फिर धीरे धीरे और चली तो लाइट ऐसे पाथ लेगी। तो यानी जो टाइम लगेगा, पहले तो वर्टिकल करनी पड़ रही थी, लेकिन अब इस ऑब्जर्वर 2 के लिए ये जो लाइट है वर्टिकल पाथ में ले रही, इसके लिए तो सेम वर्टिकल, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, ये देख रहा है। लेकिन अगर इसके लिए देखें तो ये ऐसे जा रही है लाइट एंड देन ऐसे जा रही है, तब जाके एक टिक आ रही है, ठीक है। तो इसे हमने डेल्टा टी से डिनोट किया और मान लिया ये वाली डिस्टेंस तो आपको पता ही है d है, और ये वाली डिस्टेंस जो होगी फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है कि डेल्टा टी टाइम लगा है, तो ये टोटल v डेल्टा टी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक। और ये मान लिया हमने कि ये वाली डिस्टेंस मान लिया s है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v डेल्टा टी बाय 2, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो डेल्टा टी की वैल्यू जाएगी 2s अपॉन c। देखिए 2s क्यों किया, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल हैं दोनों, तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो इसीलिए डेल्टा टी कितने टाइम बाद होगा, ये डिस्टेंस चली अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ये दो इक्वेशन आ गई हैं हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आपने क्या कहा, ये वाला जो टाइम है ये ऑब्जर्वर 1 अपने फ्रेम में देख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो s स्क्वायर है ये इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ये vt बाई 2 है ना, v स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल होगा, v डेल्टा टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो आपको पता है कि s की वैल्यू कितनी है, s यहाँ से निकाल लीजिए फ्रेंड्स, s इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी
सी डेल्टा टी अपॉन 2 और यहाँ से डेल्टा टी नॉट की वैल्यू और यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी सी डेल्टा टी नॉट अपॉन 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हमें इनकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ये ऑब्जर्वर आपका यहाँ मान लीजिए अभी। तो डेल्टा एस, तो एस इज इक्वल टू सी डेल्टा टी अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी डेल्टा टी नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वी डेल्टा टी अपॉन 2 का स्क्वायर। इसमें ये इधर ले आओ आप, तो डेल्टा टी का स्क्वायर ये आपका आ जाएगा सी स्क्वायर, 4 तो फ्रेंड्स सारे में से कैंसिल ही हो जाएगा तो हटा भी सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल्टा टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, सी स्क्वायर को यहाँ से ले आए तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया एंड डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां से हमने हटा दिया इसको, अंडर रूट हो जाएगा ना नीचे, ये चीज नीचे आ गई है। ठीक है, हमने फिर स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये टाइम हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसकी बात करें, इस क्वांटिटी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की। देखिए v इज कंपेरेबल टू c है बट v इज नॉट इक्वल टू c, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई भी पार्टिकल है, केवल लाइट ही अपनी स्पीड से चल सकती है, कोई पार्टिकल नहीं चल सकता है। तो v यानी स्पेसशिप की स्पीड जो है वो कंपेरेबल टू c है, यानी कि 70% ऑफ c या 80% ऑफ c, इतनी कुछ है, 0.7 ऑफ c v इज इक्वल टू। तो अगर हम v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड की बात करें तो इट इज वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी, v अपॉन सी इज वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी। तो तब उस कंडीशन में आप टाइम को एब्सोल्यूट ले सकते हैं। यही रीज़न है कि क्लासिकल ऑब्जेक्ट जैसे कोई भी चीज़ 10 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 1000 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड भी चल रही हो, तब भी वो कंपेरेबल टू सी नहीं हो पाती है। और ये वाली क्वांटिटी v अपॉन सी बहुत छोटी हो जाती है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं और हमारा डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है और टाइम आपको सेम मिलता है, टाइम में कोई चेंज नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंपेरेबल टू सी हो जाती है, यानी 60, 70, 80% हो जाती है लाइट की स्पीड की, तब ये क्वांटिटी 1 से कम हो जाती है। अगर 1 से कम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे इस टाइम को तो ये टाइम लॉन्गर टाइम मिलेगा और इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। ओके, यानी कि टाइम अगर स्पेसशिप वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको कम टाइम लग रहा है और रेस्ट में खड़ा हुआ ऑब्जर्वर इसी इवेंट को, मूविंग ऑब्जेक्ट की इवेंट को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि ये टाइम ज़्यादा ले रही है, दैट मीन्स कि टाइम का डायलेशन हो रहा है। ओके, ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी नहीं भी हुआ है तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि जो टाइम है डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टाइम डायलेशन। और ये जो डेल्टा टी नॉट है इसको हम प्रॉपर टाइम बोलते हैं। अब इसमें आपको एक्चुअली टाइम डायलेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें प्रॉपर टाइम कौन सा होता है उसे लेने में प्रॉब्लम आती है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी 4-5 एग्जांपल करेंगे टाइम डायलेशन के ऊपर ही, बहुत अच्छे से, और उसमें हम लोग जज करेंगे कि प्रॉपर टाइम क्या है, ये जज करना सीखेंगे। ठीक है, अब हमारा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, इम्प्रॉपर टाइम, या आप कहते हो कि डायलेटेड टाइम, डायलेटेड टाइम। ठीक है, अब बात आती है कि अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं गामा। ठीक है, गामा का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिससे कि आपका ये इक्वेशन बन जाता है डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी नॉट। इस तरह से भी लिखी हुई मिलेगी फ्रेंड, तो आप इसे कंप्यूट कर लीजिए गामा को और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रॉपर टाइम से, तो आपको टाइम डायलेशन मिल जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं कि ए पर्सन इन अ ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। हालांकि इतनी ज़्यादा स्पीड, आप स्पीड पे ध्यान दे रहे हैं, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इतनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये थॉट एक्सपेरिमेंट है।
ठीक है। थॉट एक्सपेरिमेंट में अगर आपको रिलेटिविटी को दिखाना है कि रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन होता है तो आपको स्पीड कंपैरेबल टू सी लेनी ही पड़ेगी, और सी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यानी हमने इसको v/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10⁷ अपॉन 3 × 10⁸, दैट मीन्स कि 1/10, यानी कि 0.1% ऑफ सी, 0.1% ऑफ सी तो हुई ना। तो अगर हमने इतनी कम स्पीड ली है लेकिन कंपैरेबल टू सी है, तब उस कंडीशन में एक पर्सन है ट्रेन में बैठा है, ट्रेन की स्पीड इतनी है और वो सो गया, ही स्लीप एट 10 PM, रात के 10 बजे सो गया बाय हिज वॉच एंड गेट अप एट 4 AM, और सुबह 4 बजे उठा। हाउ लॉन्ग ही स्लीप अकॉर्डिंग टू यू कितना हुआ? 6 घंटे सोया वो, क्योंकि रात के 10 बजे सो गया था, सुबह 4 बजे वो उठ गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्लॉक एट द स्टेशन, अब स्टेशन के अकॉर्डिंग भी आप तो देखते हो, अगर आप न्यूटन के लॉ लगाने लगे, क्लासिकल लॉज लगाने लगे, तो आप कहेंगे टाइम तो एब्सोल्यूट होता है। 6 घंटे वो ट्रेन में सोया तो हम स्टेशन के अकॉर्डिंग भी तो 6 घंटे ही सोना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को देखते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन इज कंपेरेबल टू सी है, अगर नहीं है तब भी होता है चेंज, लेकिन वो इतना कम होता है नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड में कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर कंपेरेबल टू सी है तो आप उसे ऑब्जर्व कर पाते हो मिनट में या कुछ घंटों में, ठीक है, आप इस तरह से ऑब्जर्व कर पाते हो और डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब हमें पता है कि प्रॉपर टाइम क्या लेना है। देखिए, ये जो पर्सन है एक जगह पे सोया और दूसरी जगह पे उतरा और उसका मूविंग फ्रेम है, लेकिन वो अपने रेफरेंस फ्रेम में या अपने इनर्शियल फ्रेम में रेस्ट में ही था। उसने अपनी घड़ी में जो टाइम देखा वो 6 घंटे का डिफरेंस देखा 2 इवेंट के बीच में, जब वो सोया था और जब वो उठा था। तो वो 2 इवेंट है, और मैंने आपको बताया था कि टाइम डायलेशन में आपको इवेंट को कंसीडर करना है। तो पोजीशन भी उसकी चेंज हो गई है और टाइम भी चेंज हो गया है। तो टाइम डिफरेंस कितना हुआ? 6 घंटे। तो ट्रेन वाले ऑब्जर्वर का जो टाइम है वो प्रॉपर टाइम हुआ, और इम्प्रॉपर टाइम या टाइम डायलेशन निकालने के लिए आपको गामा इंटू डेल्टा टी नॉट करना पड़ेगा। गामा की वैल्यू आपने निकाल ली, √1 माइनस 1/√1 माइनस v²/c²। तो देखिए ये क्या आ जाएगी, ये 1/10 बना, अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, इसका स्क्वायर तो ये 1/√99/100, तो 100 ऊपर कर दो फ्रेंड्स और 99 नीचे कर दो, उसका √। गामा की वैल्यू निकल चुकी है। अब आपने गामा को इससे मल्टीप्लाई किया, यानी √100/99 इंटू 6। अब आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि ये 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि 6 आवर में इतना चेंज, इतनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गई है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 आवर 1.8 मिनट, 6 आवर 1.8 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि वो जो टाइम डिले हो गया 1.8 मिनट हो गया। लेकिन ये तो इस क्वेश्चन का पता चल गया है आपको कि 1.8 मिनट का डिले आया है, तो इसे तो हम ज़्यादातर नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन अगर इसकी स्पीड और बढ़ा दे तो 1/10 ऑफ सी है ना, अगर इसको 70%, 80%, 90% कर दें, 10% ऑफ सी, दिस इज 10% ऑफ सी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अगर हम 70-80% है तो तब ज़्यादा टाइम डायलेशन होता चला जाता है। तो आप देखते हैं कि डेली लाइफ में अगर धीरे धीरे आप स्पीड इंक्रीज करते चले जाते हो तो आपको टाइम डायलेशन की चीज़ें मिलने लगती है। लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक लेवल में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए माइक्रोस्कोपिक में जैसे म्यूऑन है, म्यूऑन के केस में देखा गया कि म्यूऑन एक पार्टिकल होता है फ्रेंड्स, इसकी लाइफ टाइम बहुत कम होता है जब लैब में इसको परफॉर्म किया जाता है। मैं इसके बारे में अभी बता, म्यूऑन के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी और आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी कराने वाली हूँ। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप क्वेश्चंस देखना, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।